हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सी के एफआर सब्जेक्ट से केस सिनेरियोज। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस सिनेरियोज 12। फर्स्ट पैरा जनरल पैराग्राफ है। जस्ट 31 मार्च X3 एक रेलेवेंट डेट है हमारे लिए। ओके, फर्स्ट केस पे आते हैं। इसमें ये जो है ये हमारे 105 से कनेक्टेड है। On 1st June X2, DEF Limited decided to dispose of the business and current and non-current asset of one of the divisions related to the specialty chemicals business, which it had acquired several years ago. This disposal does not involve DEF Limited withdrawing from a particular market sector. ये किसी मार्केट सेक्टर से निकल नहीं रहा है, ये पर्टिकुलर एक डिस्पोजल ग्रुप है बेसिकली। सी 105 में तीन तरीके के डिस्पोजल होते हैं। अगर हम इंडियंस 105 देखेंगे तो उसमें या तो हम पर्टिकुलर कोई एनसीए, एक नॉन करंट एसेट है जो हम बेचते हैं, एक सिंगल एसेट, या तो हम डिस्पोजल ग्रुप बेचते हैं लाइक अ फैक्ट्री जिसके अंदर बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटा सब कुछ हो गया। एक पर्टिकुलर ग्रुप डिस्पोजल ग्रुप एक पर्टिकुलर फैक्ट्री बेचते हैं। और तीसरा होता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑपरेशन में या तो बिजनेस सेगमेंट होगा या कोई पर्टिकुलर जोग्राफिकल सेगमेंट, मतलब या हम सपोज 3 प्रोडक्ट में डील करते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने बंद कर दिया होता है। या फिर सपोज अगर हम 4 जोन में काम करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और हमने पर्टिकुलर से साउथ जोन का बिजनेस बंद कर दिया है, तो वो होता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। और डिस्पोजल ग्रुप हम जब डिस्कस करते हैं तो उसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर फैक्ट्री टाइप जिसमें हमने उस फैक्ट्री के अंदर मशीनरी बिल्डिंग स्टॉक डेटा सब कुछ हमने बेच दिया। और एनसीए होता है सिंगल एसेट। तो ये 3 तरीके के एसेट्स कवर होते हैं। तो यहाँ पे हम एक ग्रुप बेच रहे हैं, डिस्पोजल ग्रुप, क्योंकि देखिए उसके अंदर ये सब एसेट्स है। द कैरिंग वैल्यू ऑन 1st June ऑफ द एसेट्स to be disposed of were as follows: goodwill, property, plant and equipment, patents, inventories, trade receivable. None of the assets of the business had suffered impairment as at 1st June. At that date, the inventories and trade receivables of the business were already stated at no more than their recoverable amount. इसका मतलब इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स ये ऑलरेडी हम रिकवरेबल वैल्यू पे है। ओके, DEF Limited offered the business at a sale price of 46.5। ये सेलिंग प्राइस है, फेयर वैल्यू है, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी रीजनेबली अचीवेबल। डीएफ लिमिटेड एस्टिमेटेड दैट द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेलिंग, ये हमारा कॉस्ट टू सेल हो गया 5 lakhs। दीज एस्टिमेट्स हैव नॉट चेंज सिंस 1st June, एंड DF Limited estimates that the business will be sold by 31st March X3 at the least. Okay, fine। चलिए देखिए इसके प्रोविजन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे आता हूं। प्रोविजन कैसा होता है, ये हमारा स्टार्ट ऑफ द ईयर हो गया और हमने अगर फर्स्ट कौन सी डेट पे डिस्कस ये किया है, डिसाइड टू सेल 1st June। 1st June X2 में वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, मतलब इट शुड बी रेडी फॉर सेल इन इमीडिएट कंडीशन। इस डेट पे वो रेडी फॉर सेल है और हमने डिसाइड कर दिया कि अब इसे डिसकंटिन्यू करना है, इसे बंद करना है, इसे बेचना है, इस पर्टिकुलर फैक्ट्री डिस्पोजल ग्रुप को बेचना है। तो इसके प्रोविजंस क्या है इंडेक्स 105 के? सबसे पहले यहां से लेके यहां तक जो होगा वो एसेट को हम नॉर्मल वैल्यू करेंगे एज पर रेलेवेंट इंडेक्स। फॉर एग्जांपल पीपीए है तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, या और कोई भी स्टैंड जो भी होगा, जो भी एसेट लाइबिलिटी वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हम यहां तक वैल्यू करेंगे। फाइन। तो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो कैरिंग वैल्यूज ऑन 1st June, ये ऑलरेडी 1st June का है, मतलब डेप्रिसिएशन और जो भी लेस करना, जो भी एडजस्टमेंट्स होगा ये पहले 2 मंथ्स के वो ऑलरेडी हो चुके हैं। फाइन। फिर इंडेक्स 105 का प्रोविजन क्या है? द डे इट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, हम उसे उस दिन पे वैल्यू करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एंड उसका जो कैरिंग अमाउंट है विच एवर इज लोअर, हम इसे लोअर पे वैल्यू करते हैं। और फिर इसके बाद यहां से डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद हो जाता है, नो डेप्रिसिएशन आगे के पीरियड के लिए। और फिर हम ईयर एंडिंग पे हम फिर से उसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर उस पे हम उसे वैल्यू करते हैं। राइट। एज ऑफ नाउ ये क्वेश्चन में हमारा कंसर्न सिर्फ 1st June पे है। द डे इट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, उस डेट पे हमें वैल्यू करना है। तो चलिए आते हैं। तो इसका फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू है 46.5 मिलियन जो यहां पे दिया था, और कॉस्ट टू सेल दिया गया है 5 lakhs, मतलब 0.5 मिलियन। 1 मिलियन इज 10 lakhs। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाता है 46
मिलियन, ये हमारा फेयर वैल्यू है। अब इसे कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से। तो कैरिंग अमाउंट हमारा है इसका टोटल 10 + 20 30, 38, 48, 58, 63। तो ये हमारा कैरिंग अमाउंट हो गया। 63 - 46 विच मीन्स अब जो डिफरेंस है वो हमारा इंपेयरमेंट है, क्योंकि ये वैल्यू किस पे होगा, विच एवर इज लोअर, 46 lakhs और 63, विच एवर इज लोअर। तो ये 46 पे वैल्यू होगा। तो मतलब मुझे इसे वैल्यू करना है 46 पे, विच मीन्स 17 मिलियन का इंपेयरमेंट लॉस हुआ है। अब ये इंपेयरमेंट लॉस को हम एलोकेट कैसे करते हैं, वो ही इसमें इंडेक्स 105 में इंपॉर्टेंट है। हम इस इंपेयरमेंट लॉस को कैसे डिवाइड करेंगे। तो इंपेयरमेंट लॉस जाता है, सबसे पहले जाएगा गुडविल। एज पर इंडेक्स 105 जो इंपेयरमेंट लॉस है वो पहले गुडविल बेयर करेगा। तो यहाँ पे कितना है गुडविल का वैल्यू, 10। तो ये 10 का लॉस गुडविल बेयर करेगा। और जो बैलेंस लॉस है दैट इज 7 मिलियन, वो बेयर करेंगे अदर एसेट्स। अब अदर एसेट्स में हम किसे बेयर कराएंगे, तो वो बेयर करेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। ये दोनों एसेट इंपेयरमेंट लॉस नहीं बेयर करेंगे। उसका रीजन है, रीजन ये है कि वो ऑलरेडी अपने फेयर वैल्यू पे है। और जनरली भी करंट एसेट्स जो होते हैं वो या तो फेयर वैल्यू पे होते हैं या फेयर वैल्यू के नीचे रिकॉर्ड होता है। जैसे कि इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो जनरल केस में अगर कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट पे मेजर होगा, विच मीन्स उसका फेयर वैल्यू ज्यादा है। और अगर फेयर वैल्यू लोअर है तो भी वो फेयर वैल्यू पे वैल्यू होगा। तो हम उसे और नीचे लेके नहीं जाएंगे। तो जनरली करंट एसेट्स या तो अपने फेयर वैल्यू पे होते हैं या उनका जो कैरिंग अमाउंट होता है वो फेयर वैल्यू से कम होता है, मतलब फेयर वैल्यू ज्यादा होता है। तो हम उसे इंपेयर नहीं करेंगे। तो लॉस कौन बेयर करेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड पेटेंट्स, उनके रेशियो में, विच इज नथिंग बट 20:8, इस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो ये लॉस बेयर होगा पीपी एंड पेटेंट्स के बीच में। पीपी एंड पेटेंट्स उनके रेशियो में, विच इज 20:8। 7 × 20 / 28, तो ये 5 का लॉस बेयर करेगा और ये 2 का लॉस बेयर करेगा। विच मीन्स आफ्टर इंपेयरमेंट क्या हो गया, आफ्टर इंपेयरमेंट उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। गुडविल ये पूरा 10 से इंपेयर हो चुका है तो इसका वैल्यू निल हो गया है। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ने 5 का लॉस बेयर किया और पेटेंट्स ने 2 का लॉस, तो इसका वैल्यू हो गया 15 एंड इसका वैल्यू हो गया 6। और बाकी एसेट्स एज इट इज है, वो इंपेयरमेंट लॉस नहीं शेयर करते, नहीं बेयर करते हैं। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन में। इस केस से कनेक्टेड क्या एमसीक्यूज थे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स गुडविल एट द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन आफ्टर रीमेजरमेंट, रीमेजरमेंट के बाद उसका वैल्यू हो गया है निल। कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पेशलिटी केमिकल डिविजन एसेट्स पीपी एट द पीरियड एंड। तो पीपी का वैल्यू क्या था, यहां पे देखो पीपी का वैल्यू था 15। पीपी का वैल्यू 15। चलिए तो ये एमसीक्यू हो गया हमारा। आगे जाते हैं। अभी नेक्स्ट कनेक्टेड है क्वेश्चन, हम ये सेकंड केस पे आते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट ग्रांट से कनेक्टेड है, इंडेक्स 20। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड DEF Limited with a grant of 21 million to assist in the development of the factory. फैक्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए 21 मिलियन दिया है। The grant was provided to two parts. 6 million of the grant was a payment by the government as an inducement to DEF Limited to begin developing the factory. No conditions were attached। देखिए क्लियरली लिखा है कि no conditions were attached। अगर कोई भी कंडीशन नहीं था तो इस ग्रांट को हम इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये जो 6 मिलियन है ये हमारा इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। रीजन, नो कंडीशन अटैच, कोई कंडीशन नहीं है, हमें ग्रांट मिला है, दैट्स इट। तो ये पूरा इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा। नेक्स्ट है 15 मिलियन ऑफ द ग्रांट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री at a cost of 60 million. The 60 million is depreciable over the estimated 40 years life of the factory without adjustment of grant amount from the cost of factory। इसमें लिखा है 60 million is depreciable over the estimated 40 years of life of the factory without adjustment of grant amount। मतलब ये हम क्या करेंगे, ये जो 15 मिलियन हमें मिला है, देखिए ग्रांट में दो पॉसिबिलिटी होता है। हमें जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है डेप्रिशिएबल एसेट से कनेक्टेड, से 15 मिलियन यहाँ पे मिला है हमें, उसके दो पॉसिबिलिटी होते हैं। या तो उस ग्रांट को हम असेट से माइनस कर देते हैं, लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, क्योंकि हमारा उतना टू दैट एक्सटेंट हमें भरना नहीं पड़ा।
लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट, या तो सेकंड ऑप्शन होता है हम उस ग्रांट को डिफर्ड ग्रांट करेंगे, दैट इज बैंक टू डिफर्ड ग्रांट, और फिर उस डिफर्ड ग्रांट को हम डेप्रिसिएशन के रेशियो में एमोटाइज करेंगे। मतलब अगर मैं सेकंड ऑप्शन में जाऊँ तो हम डिफर्ड ग्रांट क्रिएट करते हैं, विच मीन्स अगर ये मेरा बैलेंस शीट है तो ए फर्स्ट ऑप्शन मैंने क्या बताया, यहाँ पे मेरा पीपी है, हम यहां से लेस कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन है। लाइक हमने हमारे एग्जांपल में पीपी का कॉस्ट 60 मिलियन है, कॉस्ट 60 है, तो या तो हम उस ग्रांट को 15 मिलियन यहां से लेस कर देंगे, दिस इज ऑप्शन वन, या सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि हम ग्रांट को, एसेट को हम पूरा दिखाएंगे 60 मिलियन एसेट में, और जो डिफर्ड ग्रांट है उसे हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे, बैंक टू डिफर्ड ग्रांट, और इस डिफर्ड ग्रांट को हम ट्रांसफर करेंगे, हम उसे अमोटाइज करेंगे पीएनएल में इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। दोनों ऑप्शंस राइट होते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इससे कनेक्टेड, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रांट आउट ऑफ 15 मिलियन विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बी ट्रांसफर टू पीएनएल। बी ट्रांसफर टू पीएनएल लिखा है, मतलब यहाँ पे डिफर्ड ग्रांट क्रिएट करने की बात हो रही है, ये मेरा बैलेंस शीट है, तो पीपी मैं यहाँ पे बताऊंगा, वो असेट में आएगा, और हमें जो ग्रांट मिला है 15 मिलियन वो लाइबिलिटी में दिखेगा सेपरेटली, और हम इसे अमोटाइज करेंगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, विच इज, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन अज्यूम करते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। फैक्ट्री का लाइफ क्या है 40, तो इक्वल होगा 40 ईयर्स में, 1:1 इक्वल होगा ऑलवेज 40 ईयर्स में, तो इसे भी हम डिवाइड बाई 40, तो 15 मिलियन डिवाइड बाई 40, 15 डिवाइड बाई 40, दैट इज 0.375 मिलियन, 0.375 मिलियन। तो इतना अमाउंट हम हर बार पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे। आई होप ये ओके है ये पार्ट सबको। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट ऑफ 6 मिलियन। अब जो 6 मिलियन मिला था इसमें तो कोई कंडीशंस थे नहीं, तो कोई कंडीशन नहीं थे, तो इसे हम इमीडिएटली पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट एज एन इंड्यूसमेंट टू डीएफ टू बिगिन डेवलपिंग द फैक्ट्री। ओके, तो इस ग्रांट का क्या करना है, grant relating to inducement to begin developing the factory can be recognized immediately in the statement of P&L। यस, हम उसे इमीडिएटली रिकग्नाइज करेंगे क्योंकि उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, और वो ग्रांट कोई डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए भी नहीं है कि हम उसे उसके एसेट से लेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज जस्ट टू ओपन अ फैक्ट्री, हमें एक जनरल जनरल इंसेंटिव मिला है, और उसके में कोई कंडीशंस भी नहीं है, तो हम स्ट्रेट अवे उसे पीएनएल में इमीडिएटली रिकग्नाइज करेंगे। ध्यान रखना वो ग्रांट जो था 6 मिलियन, इट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक एसेट, वो ये नहीं बोला गया कि तुम्हें कोई पर्टिकुलर डेप्रिशिएबल एसेट खरीदना है। सी सिक्स, अगर हम ये रीड करें, 6 मिलियन ऑफ द ग्रांट वाज अ पेमेंट बाय गवर्नमेंट एज एन इंड्यूसमेंट टू डीएफ टू बिगिन डेवलपिंग द फैक्ट्री। बस एक जनरल एक फैक्ट्री बना दो, लेकिन कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर के लिए नहीं है। फाइन, आगे जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई कंडीशंस नहीं थे, इसलिए इमीडिएटली हम उसे पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। चलिए ये वाला भी हो गया, दैट्स इट। तो ये हमारा सिनेरियो, केस सिनेरियो डन। नेक्स्ट पे आते हैं, केस सिनेरियो नंबर 13, इस पे आते हैं। चलिए अगेन इसमें इसका ईयर एंडिंग 31 मार्च है, फर्स्ट पैरा जनरल है, मैं स्ट्रेट अवे इंपॉर्टेंट से स्टार्ट करता हूं। ऑन 1 October X1 HU Limited subscribed for 40 million ₹1 no loan notes in Z Limited. The loan notes were issued at 90 paise and were redeemable at 1.2। 90 पैसे पे हमने इश्यू किया है, और ये रिडीमेबल एट 1.2 है ऑन 30th September X6, दैट इज 5 साल बाद। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th September in arrears at 4%। This represents an effective annual rate of return for HIJ of 9.9। ये हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो चुका है। HIJ लिमिटेड इंटेंशन इज टू होल्ड द लोन नोट्स अंटिल रिडम्पशन। फाइन, ये सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है, जो इंडिया 32, 107 और 109 डील करता है इसके साथ। यहाँ पे हमें देखना है कि कंपनी ने सब्सक्राइब किया है, मतलब सी HIJ लिमिटेड सब्सक्राइब, ये मतलब ये हमारे लिए असेट है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं एसेट का क्लासिफिकेशन बताऊं, तो जब फाइनेंशियल एसेट होता है उसका 3 क्लासिफिकेशन है, एमोटाइज्ड कॉस्ट, दूसरा FVTOCI, तीसरा FVTPNL। ये 3 कैटेगरी होता है एसेट के क्लासिफिकेशन का। एमोटाइज्ड कॉस्ट
FVTOCI, that is fair value through OCI and fair value through PNL. एमोटाइज कॉस्ट कैटेगरी में कब क्लासिफाई किया जाता है किसी एसेट को? अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं और हमारा इंटेंशन होता है उस एसेट से उसके जो कैश फ्लोज है, उसके जो भी कैश फ्लोज है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है वो लेना, वो रिसीव करना, एंड हमारा इंटेंशन उसे बेचने का नहीं होता है, वी इंटेंड टू होल्ड इट टिल मेच्योरिटी, तो वो एमोटाइज कॉस्ट कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। आई रिपीट, हम जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंटेंशन होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज रिसीव करना, कि भाई जो एवरी 6 मंथ से एवरी ईयर जो भी इंटरेस्ट मिला हमें उसी में ही वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, और हमें बेचने में इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं मुझे बेचना नहीं है, तो उस एसेट को हम एमोटाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। और जो एसेट को हमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो तो लेना ही है, बट हम उसे बिफोर मेच्योरिटी हम सेल भी कर सकते हैं, तो वो एफईटी ओसीआई कैटेगरी में आता है। और जो एसेट हम बेचने के पर्पज से ही परचेज करते हैं वो एफईटी पीएनएल कैटेगरी में आता है। या फिर कोई स्पेसिफिक एसेट जो इसमें हम डेजिग्नेट करते हैं, ओके, जो किसी और कैटेगरी में आता है पर हम उसे एफईटी पीएनएल कैटेगरी में ले जा सकते हैं, तो वो यहां पे आएगा। तो आई होप दिस इज ओके। तो एमोटाइज कैटेगरी में वो एसेट आते हैं जो हमें बेचना नहीं है और जिसे हमें, जिस एसेट से हमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज अर्न करना होता है, कि जो एवरी 3 मंथ 6 मंथ या ईयरली हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो लेने की इच्छा होती है और हमें बेचने में इंटरेस्ट नहीं है, मेच्योरिटी के पहले उसे बेचना नहीं है। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है HIJ's इंटेंशन इज टू होल्ड द लोन नोट्स अंटिल रिडम्पशन। तो मतलब ये एमोटाइज कैटेगरी में, क्योंकि हमें बेचना नहीं है, तो बेचना नहीं है मतलब हमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज रिसीव करने और एंड तक रखना, तो ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में है। फाइन। ईयर एंडिंग मत भूलना 31 मार्च है। अब हम नॉर्मली किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं एमोटाइजेशन टेबल, जो हम एमोटाइजेशन टेबल बनाते हैं, आई होप वो सबको पता होगा। तो चलिए टेबल बनाता हूं। ईयर, ओपनिंग, जो ओपनिंग वैल्यू, फिर हम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं एट EIR जो कि 9.9% है, फिर पेमेंट जो पैसे मिलेंगे, और फिर क्लोजिंग बैलेंस। तो चलिए इस पे आते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो है 40 मिलियन ऑन 1 अक्टूबर HIJ लिमिटेड सब्सक्राइब फॉर 40 मिलियन ₹1 लोन नोट, मतलब 40 मिलियन नोट्स है ₹1 का है, तो उसका अमाउंट 40 मिलियन हो गया। लेकिन हमने जब परचेज किया तो वो हमने 90 पैसे पे, इट इज इशूड एट 90 पैसे, मतलब 90%, तो उसे हमने 90% पे परचेज किया, मतलब 40 × 90 पैसे, विच मीन्स 36 मिलियन। तो हमारा ओपनिंग वैल्यू है 36 मिलियन, हमने इस फिगर पे परचेज किया और वो इसी फिगर पे रिकॉर्ड होगा ऑन डे 1। ऑन डे 1 वो उस पे रिकॉर्ड होगा। ये देखिए हमारे ईयर एंडिंग है 31 मार्च, वी आर कंसर्न विद 31 मार्च X2 सबसे पहले, क्योंकि वो हमारा ईयर एंडिंग है। तो हमारे पूरे ईयर में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो गए मैं वो बता रहा हूं। फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे ईयर एंड में। हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 9.9% पे, 36 पे 9.9% डिवाइड बाई 2, 6 मंथ्स, तो ये हुआ 1.782। तो 36 पे 9.9%, 36 पे 9.9% फॉर 6 मंथ्स, 36 पे 9.9% फॉर 6 मंथ, दैट इज 1.782। और पेमेंट जो होगा वो हम फेस वैल्यू पे लेते हैं, जो 4% होगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 4% है उसका इंटरेस्ट, उसका कूपन रेट 4% है। पर ध्यान से यहाँ पे जो 4% दिया वो किस तरीके से दिया देखो जरा। दिस इंटरेस्ट रिप्रेजेंट, ये तो हो गया था, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 सितंबर इन अरियर्स। अरियर्स मतलब एंड ऑफ द ईयर में, स्टार्ट में नहीं पे होगा, एवरी ईयर खत्म होने पे एंड ऑफ द ईयर में 4% दिया जाएगा। तो 4% किस पे कैलकुलेट होगा, वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। 40 मिलियन पे 4%, 40 मिलियन पे 4%, तो वो हो जाएगा 1.6। इतना इंटरेस्ट मिलेगा, पर ये कब मिलेगा, ये मिलेगा 30 सितंबर X2, फर्स्ट टाइम जब मिलेगा वो 30 सितंबर X2 होगा। फाइन। तो हम तो, हमारा जो ईयर एंडिंग है वो तो 31 मार्च X2 है,
तो क्या करंट ईयर हमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा? तो नहीं, हमें करंट ईयर कोई भी एक्चुअल कैश रिसीव नहीं होगा। तो हमारा क्लोजिंग क्या होगा? ओपनिंग जो भी था 36, उस पे हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 1.782 और माइनस पेमेंट 0। तो क्लोजिंग फिगर होगा 37.782। ध्यान रखना, हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, अक्रू करते हैं, तो वो हमारे कॉस्ट पे होगा इनिशियली फर्स्ट ईयर तो। और बाद में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, जिसको हम एमोटाइज कॉस्ट बोलते हैं, मतलब ये जो वैल्यू होता है, ये हमारा एमोटाइज कॉस्ट होता है। एवरी ईयर क्लोजिंग वैल्यू उस पर दिखेगा। और जो पेमेंट होता है एक्चुअल, जब इंटरेस्ट मिलेगा, जब एक्चुअल रिसीव होगा हमें, वो ऑब्वियसली हम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। फाइन, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन से कनेक्टेड क्या है वो देख लेते हैं इसमें। What would be the initial measurement of financial instrument as subscription of loan notes in Zen Limited? Initial measurement 36 million पे होगा। What would be the closing balance of financial instrument as on 31st March X2? तो closing balance हमारा है 37.76782, 37.782, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट केस से कनेक्टेड है। चलिए इस पे आते हैं। सेकंड पॉइंट, on 1st April X1, HIJ commenced joint construction of a property with G Limited. For this purpose, an agreement has been entered into that provides for joint operation and ownership of the property. Joint operation and ownership of the property. All the ongoing expenditure comprising maintenance plus borrowing cost is to be shared equally. The construction was completed on 30th September and utilization of the property started on 1st Jan. कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? देखो, हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1 अप्रैल और ये कंप्लीट हुआ है 30th September, and utilization of the property started on 1st January X2, at which time the estimated life of the same was estimated to be 20 years. उसका लाइफ 20 years है। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का कॉस्ट है 40 crores। बिसाइड्स इंटरनल अक्रूवल, द कॉस्ट वाज पार्टली फंडेड बाय वे ऑफ लोन। मतलब हमारे पास इंटरनल अक्रूवल, मतलब जो प्रॉफिट था वो तो हमने इन्वेस्ट किया, लेकिन उसी के साथ साथ हमने लोन भी लिया 10 crores का ऑन 1st Jan X1। लोन का डेट पे ध्यान रखना, 1st Jan X1। हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1st April X1। ओके फाइन। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ 10% विद इंटरेस्ट पेएबल एट द एंड ऑफ ईयर ऑन 31st December each year। द कंपनी हैज स्पेंट 4 lakh on maintenance of such property। The company has recorded the entire amount paid as investment in joint venture in the books of accounts. Suggest the suitable accounting treatment of the above transaction as per applicable Ind AS 5। चलिए, अब देखिए ये हमारा जॉइंट कंट्रोल से कनेक्टेड है। अब इसमें ऐसा होता है कि हम जब पहले हम एक बार Ind AS 111 का प्रोविजन समझ लेते, थोड़ा सा Ind AS 111। हम जब जॉइंट अरेंजमेंट करते हैं किसी के साथ, जहां पे हमारे जॉइंट कंट्रोल होता है, तो उसमें दो तरीके के पॉसिबिलिटीज है। एक, जहां पे हम एक सेपरेट कंपनी ओपन करते हैं, हम एक सेपरेट व्हीकल, सेपरेट कंपनी ओपन करते हैं। और या तो हम सेपरेट व्हीकल ओपन नहीं करेंगे, नो सेपरेट कंपनी, अलग से कोई हम सेपरेट कंपनी या सेपरेट व्हीकल ओपन नहीं करते हैं। व्हेन नो सेपरेट कंपनी इज ओपन, हम अगर ए और बी ने मिलके कुछ काम कर रहे हैं जहां पे उन दोनों का जॉइंट कंट्रोल है, पर उन्होंने उस काम के लिए कोई सेपरेट कंपनी ओपन नहीं किया है, तो फिर उसे जॉइंट ऑपरेशन माना जाता है। उसे जॉइंट ऑपरेशन माना जाता है, जॉइंट ऑपरेशन। और जब सेपरेट व्हीकल ओपन करते हैं, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो उसे जॉइंट ऑपरेशन मानेंगे या तो फिर उसे जॉइंट वेंचर मानेंगे। जॉइंट ऑपरेशन या फिर जॉइंट वेंचर मानते हैं। वन सेकेंड, हम उसे जॉइंट ऑपरेशन या जॉइंट वेंचर मानते हैं। और अगर जॉइंट वेंचर माना जाएगा, आइडिया देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब जॉइंट अरेंजमेंट होता है तो उसे सेपरेट, या तो हम सेपरेट व्हीकल ओपन करेंगे, सेपरेट कंपनी ओपन करेंगे, या तो सेपरेट कंपनी ओपन नहीं करते हैं। अगर सेपरेट कंपनी ओपन नहीं किया तो उसे जॉइंट ऑपरेशन माना जाएगा। और इन दैट केस उसका अकाउंटिंग क्या होगा मैं डिस्कस करता हूं। और अगर सेपरेट व्हीकल किया तो दो पॉसिबिलिटी, या तो वो जॉइंट वेंचर माना जाएगा या तो जॉइंट ऑपरेशन। उसके अकाउंटिंग क्या हो गए और वो कब क्या माना जाएगा मैं डिस्कस करता हूं। एक बार लिख लेता हूं खाली कि जॉइंट वेंचर अगर होगा तो उसमें हम
इंडिया 28 का इक्विटी मेथड अप्लाई करते हैं, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं। और जब वो जॉइंट ऑपरेशन होता है, जब वो जॉइंट ऑपरेशन होता है, यानी ये वाला केस और ये वाला केस, तब हम उसका अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं? हम उसके अकाउंटिंग को इस तरीके से करेंगे कि जिस हर पार्टनर अपने शेयर का एसेट या अपने शेयर का लाइबिलिटी लेगा, मतलब जो उसका खुद का शेयर है, ओन शेयर, ओन शेयर ऑफ एसेट एंड ओन शेयर ऑफ लाइबिलिटी, वो अपने बुक्स में कैरी करेगा। आई रिपीट, अगर जॉइंट वेंचर है तो इक्विटी मेथड एप्लीकेबल होगा, और जॉइंट ऑपरेशन है तो वो खुद का शेयर ऑफ एसेट एंड खुद का शेयर ऑफ लाइबिलिटी, खुद का शेयर ऑफ इनकम एंड खुद के शेयर ऑफ एक्सपेंस को वो कैरी करेगा अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा अब जॉइंट वेंचर फॉलो करना है कि जॉइंट ऑपरेशन? तो देखिए सिंपल है, जब कोई सेपरेट कंपनी से ओपन करता है, अगर कोई सेपरेट कंपनी ओपन करता है और उस कंपनी के जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं, उस कंपनी के जो जॉइंट वेंचर जो सेपरेट कंपनी है, उस कंपनी के जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होता है, उस पर राइट किसका है? उस पर राइट अगर कंपनी का है तो उसे हम जॉइंट वेंचर मानते हैं। और अगर उस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पे, अगर उस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पे जो जो जॉइंट जो कंट्रोल ओन करता है, जो ए और बी सपोज दो पार्टीज है, अगर उसके जो पार्टनर्स बोलो या को वेंचरर्स बोलो, कि जो ए एंड बी दो पार्टीज है, वो लोग का कंट्रोल है, तो फिर जॉइंट ऑपरेशन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, सपोज मेरे पास सिर्फ फॉर एग्जांपल डीमार्ट के शेयर्स है, तो क्या मैं डीमार्ट में जाके उसका एसेट बेच सकता हूं? तो नहीं बेच सकता हूं, क्योंकि एसेट्स कौन ओन करता है? कंपनी, डीमार्ट ओन करता है, लेकिन मैं नहीं बेच सकता हूं। तो ये एग्जांपल हुआ इसका, जहां पे जो कोवेंचरर्स है, ए एंड बी, वो लोग नहीं ओन करते एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कौन ओन करता है? कंपनी ओन करता है। तो इस केस में उसे जॉइंट वेंचर माना जाएगा। लेकिन अगर ए एंड बी पर्सनली वो एसेट को बेच सकते हैं, उनका कंट्रोल है उस पर, तो हम जॉइंट ऑपरेशन मानते हैं। और उस केस में, जॉइंट ऑपरेशन के केस में, हर हर पार्टी अपने शेयर का एसेट, अपने शेयर का लाइबिलिटी अपने सीएफएस में कैरी करेगा। आई होप ये क्लियर हो गया है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इन्होंने कोई कंपनी ओपन नहीं किया, तो ये जॉइंट ऑपरेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम जॉइंट ऑपरेशन में क्या करते हैं? हम अपना शेयर ऑफ एसेट और अपना शेयर ऑफ लायबिलिटी हम कैरी करेंगे। फाइन। तो ये पहले एक हो गया। अब हम एक बार क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे। विद विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द अग्रीमेंट? क्या ये जॉइंट वेंचर है, क्या ये जॉइंट ऑपरेशन है, क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी है, क्या ये एसोसिएट है? तो ऑब्वियसली ये जॉइंट ऑपरेशन है, फर्स्ट थिंग। फिर पूछा गया है व्हाट विल सी ऑपरेशन, क्यों है? क्योंकि सेपरेट कंपनी ओपन नहीं किया है, और अगर सेपरेट कंपनी नहीं ओपन किया है तो हम उसे जॉइंट ऑपरेशन मानते हैं एज पर इंडेस 111। और व्हाट विल बी द इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपी? ओके, हमें पीपी का इनिशियल कॉस्ट चाहिए एंड कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। हमें दो चीज कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। सबसे पहले हमने जो एसेट बनाया है उसका कॉस्ट है 40 करोड़। ये है हमारा कॉस्ट, 40 करोड़, ये है हमारा कॉस्ट। तो हमारा जो पीपी है उसका कॉस्ट है 40 करोड़। और क्या है? सी, क्वेश्चन में समझो, हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1 अप्रैल से, और हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? वो कंप्लीट हुआ आई थिंक 30 सितंबर में, लिखा था कहीं पे, यस, द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर। हमारा कंस्ट्रक्शन 30 सितंबर में हुआ है। फिर हमने लोन लिया था जिसका डेट था 1 जनवरी से, ये था, हमने 10 करोड़ का लोन लिया था जिसका डेट है 1 जनवरी। ओके, तो लोन हमने यहां पे लिया है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जब हुआ है वो यहां से हुआ है, और कंस्ट्रक्शन यहां से लेके यहां तक, दैट मीन 6 मंथ्स के लिए कंस्ट्रक्शन था। तो हमें इंडेक्स 23 अप्लाई करना होगा, बोरिंग कॉस्ट, जहां पे हमें बोरिंग कॉस्ट अप्लाई करना है, जहां पे हमें जो जो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो हम कैपिटलाइज करेंगे। ओके, थोड़ा इसके प्रॉपर रूल्स में भी आता हूं, पहले एक बार कैलकुलेशन बता देता हूं। चलिए, अब देखो यहां पे सबसे पहले, एज पर इंडिया 23, हम कंस्ट्रक्शन, हम सॉरी हम कम ये हम जो कैपिटलाइज करते हैं, हम वो कहाँ से कैपिटलाइज करते हैं? तो कैपिटलाइजेशन का डेट होता है जब हमने लोन लिया वो डेट से, जहां से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, मीनिंग जब हम लोन लेंगे वो डेट से, या जब हम कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर हम कुछ वर्क हमारा कमेंस करते हैं, वर्क विच इज नेसेसरी फॉर
कंस्ट्रक्शन। तो इस केस में हमने लोन लिया है 1 जैन में, एक्सपेंडिचर किया है 1 अप्रैल, और हम यही मान रहे हैं कि काम भी 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। तो अब हम कैपिटलाइज कौन से डेट से करेंगे? कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कहां से होगा? इट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ, ये जो 3 डेट है, तीनों में से जो लेटर डेट है, लेटर, दैट इज 1 अप्रैल। तो हमारा जो कैपिटलाइजेशन है वो कमेंस होगा 1 अप्रैल से। तो हम इस डेट से कमेंस करेंगे, और वो कमेंस तो यहां से होगा, वो सीज कब होगा, फिनिश कब होगा, स्टॉप कब होगा कैपिटलाइजेशन? तो वो इस डेट पे, जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। तो कितना है? लोन हमारा है 10, आई थिंक राइट है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये 10 करोड़ का लोन है, और इंटरेस्ट रेट क्या था? 10%। इंटरेस्ट रेट 10% है। तो 10 करोड़ पे 10% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 0.5 करोड़। तो वो भी हम कैपिटलाइज करेंगे, और हमारा एसेट इनिशियली रिकॉर्ड होगा 40.5 करोड़ पे। आई होप दिस इज ओके। तो अब यहाँ पे ये बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो पॉइंट डिस्कस करते हैं इंडेक्स 23 का। हम कैपिटलाइजेशन कब करते हैं? हम कैपिटलाइजेशन तब करते हैं जब ये क्वालिफाइंग एसेट हो। और वो क्वालिफाइंग एसेट कब होता है? व्हेन इट टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड। ये जब सब्सटैंशियल पीरियड लेगा तब हम कैपिटलाइज करते हैं, तब हम कैपिटलाइज करते हैं। फाइन। तो ये एसेट तो 6 मंथ्स है, और सब्सटैंशियल पीरियड कब माना जाता है? नॉर्मली बेंचमार्क 12 मंथ्स का होता है, पर जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में ये भी लिखा जाता है कि 8 मंथ्स या 6 मंथ्स ऊपर सब्सटैंशियल पीरियड है, अगर इंस्ट्रक्शन लिया है तो हम वो ले लेंगे। तो सब्सटैंशियल पीरियड जनरली 12 मंथ्स माना जाता है, पर काफी बार क्वेश्चन में 8 मंथ्स, 10 मंथ्स और 6 मंथ्स को भी सब्सटैंशियल मान के कैपिटलाइज करते हैं। तो अब इस केस में क्या करना है? क्वेश्चन में तो कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा नहीं है, तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, तो अगर हम ये मानेंगे कि ये सब्सटैंशियल पीरियड नहीं है, तो हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे 0.5 करोड़ को। तो इन दैट केस हमारा एसेट का इनिशियल रिकॉर्डिंग होगा 40 करोड़ पे। एसेट इनिशियली 40 करोड़ पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर हम मानेंगे कि नहीं ये तो सब्सटैंशियल है, तो वो रिकॉर्ड होगा 40.25, 40.5 पे, आई मीन। तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर हम बोलेंगे कि सब्सटैंशियल पीरियड नहीं है, तो एसेट 40 करोड़ पे रिकॉर्ड होगा, और उसका हाफ शेयर हमारे बुक में आएगा, विच इज 20 करोड़। और हम मानेंगे कि नहीं ये तो 40.25, आई मीन सब्सटैंशियल है 40.5। एक बार जस्ट नंबर चेक कर लेता हूं मैं। 40.5 था, यस, 40.5 करोड़। अगर हम मानेंगे कि सब्सटैंशियल है, तो फिर हम 6 मंथ्स का जो हमने इंटरेस्ट पे किया वो हम कैपिटलाइज करेंगे, और कैपिटलाइज करेंगे तो एसेट का वैल्यू हो जाएगा 40.5 करोड़। उसमें से हमारा शेयर है हाफ, तो ये हो जाएगा 20.25। तो आंसर दोनों ही करेक्ट है, पर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन 20.25 है। दोनों आंसर राइट है। देखो फोर्थ में सी अगर हम चेक करें, तो ये है फोर्थ का सी, 20.25, विच मीन्स सोल्यूशन मान रहा है कि वो सब्सटैंशियल पीरियड है। और जैसे मैंने बताया कि अगर कोई 20 करोड़ भी लिखता है, तो वो भी उसका आंसर राइट है। होपफुली एग्जाम में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि 6 मंथ सब्सटेंशियल पीरियड है या सब्सटेंशियल पीरियड नहीं है, या फिर दोनों में से एक आंसर दिया रहेगा, तो हमें सेलेक्ट करने में कन्वीनियंट हो जाएगा। आई होप दिस इज ओके। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन कितना है, उसका लाइफ क्या है देख लेते हैं। ये जो एसेट है उसका लाइफ है, रीड कर लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या दिया लाइफ। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, हाँ 20 ईयर्स, देखो यहाँ पे दिया गया है लाइफ उसका 20 ईयर्स है। तो हम उसे 20 ईयर्स में एमोटाइज करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। हम 20 ईयर्स में डेप्रिशिएट करेंगे, ये हम एसेट बना रहे हैं। अब हमने एसेट का कंस्ट्रक्शन 30 सितंबर में फिनिश कर दिया था, जबकि एसेट का यूटिलाइजेशन हो रहा है 1 जनवरी से। तो ऑब्वियसली हम हमें यूटिलाइजेशन से मतलब नहीं होता है। एज पर इंडिया 16, हम डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करते हैं? द डेट इट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। मतलब अगर कोई भी एसेट है जो यहाँ पे, सपोज मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुका है और हमने यूज यहां से किया है, पर इस डेट पे वो रेडी फॉर यूज है, तो डेप्रिसिएशन यहां से चार्ज होगा एंड नॉट यहां से। इन शॉर्ट, depreciation is charged from the date asset is ready for its intended use। तो हमारे केस में हमारा एसेट रेडी फॉर यूज हुआ है ऑन 30 सितंबर। हमने 1 जैन से यूज किया, उससे वी आर नॉट कंसर्न, और हमारा ईयर एंडिंग मार्च है, तो हम 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 20 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। तो हमारा एसेट का कॉस्ट था 20.25 करोड़। लाइफ उसका 20 ईयर्स है, तो हम डिवाइड बाय 20 करेंगे तो हमें 1 साल का डिप्रिसिएशन मिलेगा।
एंड इंटू 6/12 करेंगे तो हमें 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन मिलेगा, विच इज 0.50625, 50625। तो ये हमारा डिप्रिसिएशन है। आई होप ये भी समझ गया होगा। चलिए, विद दिस मैं स्टॉप करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के केसेस कंटिन्यू करूंगा। चलिए, बाय।